आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चरक शारीरिक स्थान का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अतुल्य गोत्रियम शरीरम अध्याय के बारे में। देखिए, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो क्वेश्चन वाइज नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स है, ताकि आपको नोट्स को एक्सेस करना ईजी रहे और आप जब भी नोट्स पढ़ें तो आपको अच्छे से याद रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकते हो आप इसको। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि पुरुष के शरीर से निकलकर स्त्री के गर्भाशय में जाने वाली ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके पास 4 पाद होते हैं। ठीक है, जिसके पास क्या है, 4 पाद होते हैं और वो 6 रसों से उत्पन्न होता है। और जब वो शरीर में जाता है, स्त्री के शरीर में जाता है या गर्भाशय में जाता है तो गर्भ को धारण कर लेता है। तो इनका क्वेश्चन क्या था कि भाई पुरुष के शरीर से निकलकर जाने वाली ऐसी कौन सी चीज है जो स्त्री के शरीर में जाते ही गर्भ की का धारण कर लेती है। ठीक है, और उसके पास 4 पाद होते हैं और 6 रसों से उत्पन्न होता है। तो उसका आंसर क्या दिया गया कि मैथुन के पश्चात स्त्री के गर्भाशय में गर्भ निर्माण के लिए पुरुष शरीर से जिस वस्तु का आधान होता है उसे विद्वान शुक्र कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो चीज मैथुन के बाद मतलब इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, जब स्त्री के गर्भाशय में जो चीज जाकर गर्भ का निर्माण यानी कि फीटस का डेवलपमेंट कराती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। और इस शुक्र में क्या होता है, वायु, अग्नि, भूमि और जल, ये 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये जो हमारा शुक्र है वो चतुष्पाद युक्त होता है। और साथ साथ इसकी जो उत्पत्ति होती है वो 6 रसों से इसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो 6 रसों से हुई है। तो यहाँ पे इनको आंसर मिल गया कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो पुरुष से निकलकर कहाँ गई, स्त्री के गर्भाशय में गई है और गर्भ की उत्पत्ति की है। तो वो क्या चीज है हमारी, वो होता है पुरुष का शुक्र। अब देखिए, इसमें गर्भ से संबंधित 5 सवाल पूछे गए थे पहला। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया ये जो हम लेक्चर्स हैं या हम नोट्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वहाँ पे आपको याद रखना अच्छे से रह जाए। ठीक है, ध्यान अच्छे से रह जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि गर्भ किस तरह संपूर्ण शरीर बनता है। ठीक है, और किस तरह से मतलब यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, वह ठीक समय पर कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसका डिलीवरी पीरियड है, पार्चुरेशन पीरियड है, वो ठीक कैसे वो कौन सा समय होता है। ठीक है, गर्भ सुखपूर्वक कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है, संतान जिसे है वह फिर भी देह में क्यों गर्भ देर से धारण करती है, मतलब जिस लेडी ने पहले चाइल्ड को कंसीव किया है उसके बाद उसे इतना टाइम क्यों लगता है कि सेकंड चाइल्ड को वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं कुछ लेडीज। ठीक है, और गर्भ होकर फिर कैसे गर्भ नष्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे बात की इन्होंने कि अबॉर्शन के बारे में बात की थी। तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे इन्होंने क्या कि गर्भ संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है। तो इन्होंने क्या कहा, शुक्र, आर्तव, आत्मा, गर्भाशय और ऋतु काल की शुद्धता हो, माता के हित आहार विहार द्वारा गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। मतलब क्या कहा गया कि जब उसको क्या हो, शुक्र, आर्तव, आत्मा, गर्भाशय, ऋतुकाल, ये सब क्या हो वहां पे शुद्ध हो। ठीक है, और साथ में माता क्या कर रही हो, हितकर आहार विहार का सेवन कर रही हो, तब क्या होगा, जो फीटस है हमारा उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद उसके बाद वो सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। ये यहाँ पे इसका आंसर दिया गया। इसके बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, बंधिया ना होते हुए भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती हैं, मतलब बांझ ना होते हुए भी या मतलब स्टेराइल ना होते हुए भी कुछ फीमेल में क्या होता है कि वो क्यों देर से गर्भ का धारण करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, योनि, कुछ ऐसे कारण बताए, जैसे योनि में दोष होने से, अगर मतलब योनि दूषित है तो उस वजह से वो कभी कभी गर्भ का धारण नहीं कर पाती है। मानसिक कष्ट होने से, शुक्र आर्तव के दूषित होने से, मतलब शुक्र और आर्तव भी दूषित है वहां पे, तो उस वजह से भी गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। या उचित आहार विहार ना होने से, अकाल में संभोग करने से, अकाल मतलब जो टाइम नहीं है उस टाइम पे आप वहाँ पे संभोग कर रहे हैं, मतलब इंटरकोर्स कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो ओवम रिलीज होता है 14th डे होता है। ठीक है, तो अगर आप 14 से 28 डेज इसके बीच में अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, तो फर्टिलाइजेशन होगा। इससे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ जो आपका 5 to 8 डेज है जहाँ पे स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइम पे ओवम फॉर्म ही नहीं हो, अगर आप वहाँ पे इंटरकोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे गर्भ का उत्पत्ति होगी नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। रोग आदि के कारणों से, ठीक है, या हमारे बल का क्षय हो जाने से क्या होता है,
जो संतान है उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपको इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या आंसर दिया आत्रेय जी ने, इन्होंने क्या कहा कि दुष्ट वायु के द्वारा आर्तव को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पवैध उसे गर्भ समझ लेते हैं, क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण जैसे नेत्रव का न होना, वमन आदि उत्पन्न कर देता है। तो क्या कहा गया है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जो दूषित आर्तव, जो आर्तव है वो वायु की दृष्टि होने की वजह से क्या होता है, वो वहीं पे रुका रह जाता है, ठीक है, शरीर में ही रुका रह जाता है, और वो क्या किसकी तरह गर्भ के जैसा धारण कर लेता है और गर्भ के जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे नैनो का बड़ा हो जाना, मतलब आइस का बड़ा होना, ठीक है, स्तन का बड़ा होना, ठीक है, आर्तव का ना होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना, या हमारे वोमिटिंग वगैरह होना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या समझ लेते हैं कि जो कम बुद्धि वाले वैद्य होते हैं वो उसे क्या समझ लेते हैं, गर्भ समझ लेते हैं। तो आपको पता है आपकी जो अपान वायु है वही सारे काम कराती है, ठीक है, शुक्र वगैरह का या आर्तव वगैरह का जो संचालन है वो कौन कराती है, हमारी वायु, अपान वायु। अगर उस अपान वायु में दृष्टि होगी तो क्या रहा, जो आपका आर्तव रहा वो वहीं पे पड़ा रहता है, ठीक है, और गर्भ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और गर्भ के जैसे लक्षण देता रहता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो अल्प वैध होते हैं उसको क्या समझ लेते हैं, गर्भ समझ लेते हैं। और जब वो जो हमारा रुका हुआ आर्तव था वो किसी कारण, जैसे अग्नि ताप की वजह से या सूर्य की ताप लगने की वजह से, शोक की वजह से या रोग की वजह से क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसे मूर्ख लोग क्या समझ लेते हैं कि वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे गर्भ का स्राव हो गया है, ठीक है, गर्भ नष्ट हो गया है, ठीक है, वो ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो अबॉर्शन का कॉन्सेप्ट है वो आचार्य ने इसी तरह बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि वो वहाँ पे गर्भ है, एक्चुअल में वो क्या होता है, वो रुका हुआ आर्तव होता है। जब उसको कारण मिलते हैं जैसे अग्निताप वगैरह होता है तो उस वजह से क्या होता है, वो बॉडी से बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग दो पुत्र दो पुत्री बहुत संतान कैसे होती है। मतलब इन्होंने क्या कहा, कन्या पुत्र साथ साथ, मतलब एक ही में ट्विंस कैसे बनते हैं, कि एक ही टाइम पे लड़का और लड़की का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या दो लड़के किस तरह बनते हैं, या दो पुत्री किस तरह से बनती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आर्तव, मतलब अगर आर्तव की अधिकता होगी तो कन्या और शुक्र की अधिकता होगी तो पुत्र बनेगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब शुक्र आर्तव मिलित बीज भाग को वायु समान भाग में बांटता है तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उसे पुत्र, जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उससे कन्या। आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन, है ना, जब मेल ओवम फीमेल ओवम, ठीक है, मेल स्पर्म के साथ जाके फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है, जाइगोट बना। अभी जाइगोट में अगर जिस रीजन में मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की अधिकता है, ठीक है, तो शुक्र वाले को ये जो डिवाइड करेगा, जाइगोट का डिवीजन होगा, तो जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे अगर शुक्र भाग की अधिकता है तो यहाँ पे उत्पत्ति होगी किसकी, पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर यहाँ पे आर्तव का भाग ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आर्तव की का भाग ज्यादा है तो किसकी उत्पत्ति होगी, पुत्र की। मतलब जब विभाजन होगा, जाइगोट का जो डिवीजन होगा उस टाइम पे जिस रीजन में अगर शुक्र वाले की उत्पत्ति है, अधिकता है, ठीक है, तो शुक्र की अधिकता है उस भाग में तो वहां पे पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर किसकी अधिकता है, आर्तव की अधिकता है, तो वहां पे पुत्री की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव को गर्भाशय में ही अव्यक्त बड़ा हुआ वायु जितना अधिक विभाजन। अब पहला क्वेश्चन ये हो गया कि अब लेकिन क्वेश्चन यह है कि बहुत संतान कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब हमारे गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव को गर्भाशय में ही अत्यंत बड़ा हुआ वायु जितना अधिक विभाजन करता है उतनी ज्यादा संतानें होती है। मतलब जो हमारा जाइगोट है उसके जितने ज्यादा डिवीजन होंगे उतनी ज्यादा संतान की उत्पत्ति होगी। सिंपल सा ये यहाँ पे कहा गया है। और ये जो सब है, ये सब चीजें जो हैं उनकी भाई स्त्री की डेवलपमेंट, स्त्री की उत्पत्ति हो रही है, पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, वो स्त्री के वंश में नहीं होती है, वो स्त्री के वश में नहीं होती, स्त्री के कंट्रोल में नहीं होते, वो केवल पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा देर से संतान क्यों होती है। कभी कभी क्या होता है, जो पार्चुरेशन टाइम है, जो डिलीवरी का टाइम है वो डिले हो जाता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कहा गया, उसका आंसर क्या कहा गया, जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता या गर्भदान होने पर भी योनि में स्राव होता रहता है। ठीक है, क्या कहा कि या तो गर्भ को उचित आहार विहार नहीं मिला, ठीक है, आहार नहीं मिला, या जो गर्भाधान है मतलब गर्भ के वहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होना तो शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, योनि से कुछ सिक्रीशंस निकलती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गर्भ है वो सूख जाता है। ठीक है, और ऐसे में गर्भ का प्रसाव देर से होता है, मतलब जो डिलीवरी है वो बहुत देर से होती है। क्यों देर से होती है, जब तक वो गर्भ पूरी तरह पुष्ट नहीं हो जाती है उस गर्भ की, तब तक वो बाहर नहीं आता है। इसकी आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि भाई जो दो बच्चे हैं, दो बच्चों में एक बच्चा कैसा होता है, पुष्ट होता है, और एक बच्चा होता है दुर्लभ, मतलब एक बच्चा कैसा होता है, ताकतवर होता है, हट्टा कट्टा होता है, और एक बच्चा कमजोर होता है। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे क्या कहा कि इन्होंने सिंपल सा कहा कि कर्म के वशीभूत होकर गर्भाशयगत शुक्र आर्तव मिलित भाग को वायु विषम अंश में विभाजित करता है, अर्थात एक भाग छोटा एक भाग बड़ा रहता है। मतलब जो जाइगोट का डिवीजन है, तो एक भाग क्या रहता है, अभी बताया था, बड़ा रहता है, और एक कैसा रहता है, छोटा। तो जो बड़ा भाग है उसमें जो संतान की उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी, संतान पुष्ट होगी, और जो छोटा भाग है उससे संतान कैसी उत्पत्ति होती है, दुर्लभ, दुर्बल संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो भाग बड़ा होता है उससे उत्पन्न होने वाला गर्भ कैसा होता है, पुष्ट होता है और बड़ा होता है। जो भाग छोटा होता है उससे कैसा गर्भ की उत्पत्ति होती है, दुर्बल होता है और छोटा गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये तो सब ठीक है, चलिए आपने ये सब बता दिया कि भाई किस तरह से ट्विंस का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से स्त्री का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से पुरुष का फॉर्मेशन, मतलब यानी कि सॉरी पुत्र का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लेकिन अब हम बात करें कि किस तरह से नपुंसक जो इनफर्टाइल होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी देखो मैंने तुम्हें बताया था, जिस रीजन में अगर आर्तव की उत्पत्ति ज्यादा होगी तो वहां से क्या होगा, पुत्री। अगर शुक्र की ज्यादा है तो किसकी उत्पत्ति होगी, पुत्र की। लेकिन अगर वहां पे इनके बीच में इक्वली डिवीजन है, ना तो शुक्र की ज्यादा है ना ही क्या है, आर्तव ज्यादा है एक रीजन में, तो वहां से क्या होगा, नपुंसक पैदा होगा। ठीक है, इन्होंने क्या, आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से, आर्तव और शुक्र के बाद आदि दूर से दुष्ट होने से, या स्त्री पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त द्वैरता नपुंसक की उत्पत्ति होती है। तो जब वहाँ पे इक्वली डिवीजन हुआ है तो उसके पास कैसे लक्षण होते हैं, स्त्री वाले लक्षण भी होते हैं और पुरुष वाले लक्षण भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिवीजन हुआ है, जो आपका जाइगोट का क्लीवेज हुआ है वो कैसा हुआ है, वहाँ पे इक्वली हुआ है। ठीक है, इसके बाद है पवन इंद्रिय क्यों होता है, ये बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।